खमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों, इसी वाणी के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है वर्णमाला, और वर्णमाला के आज हम तीसरी टॉपिक पर आपके सामने बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको यह भी पता है कि ऑलरेडी आपके सामने 2 लेक्चर हमारा जा चुका है, और दोस्त मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आपकी हमारे द्वारा दी गई सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आपसे मैं कहना चाहूँगा दोस्त कि आप अपना फीडबैक अवश्य दिया करें, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत होता है। चलिए देखिए, बिना समय गवाए हम बात करते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन हमने सब कुछ आपको व्यंजन के बारे में बताया था। हमने दोस्त सिर्फ छोड़ रखा था व्यंजन के प्रकार, और व्यंजन के प्रकार के बाद जो भी चीज़ें यहाँ अघोष वर्ण आता है और अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इन सभी को मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि बोर्ड पर सारी चीज़ें आ नहीं रही थी, और अगर आ भी जाती तो वीडियो बहुत बड़ा होता और आपको देखने में अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने छोड़ा था। तो उसी के क्रम में आज यह मेरा वर्णमाला का चैप्टर पूरा होगा। अगर देखा जाए अभी वर्णमाला के ही क्रम में पूरा शब्द बचा हुआ है। जब तक हमारा शब्द कवर नहीं होता दोस्त, तब तक यह वर्णमाला पूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अभी आप वर्णमाला चैप्टर को पूर्ण रूप से पूरा मत मानिएगा। क्योंकि जब भी हम अगर कल आपको वीडियो देंगे, तो वह जो कल वाला वीडियो होगा हिंदी के क्रम में, वह हमारा होगा शब्द क्या होता है, कैसे होता है, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, डीएलएड के दौरान जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, आप मुझसे बताइएगा। मैंने आपको सारी चीज़ बताई है। अब मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी बताई है, और जो है इंस्टाग्राम के बाद हमने अपनी ट्विटर आईडी बताई है। दोस्त, आपने मेरा नंबर मांग रखा था, लेकिन उस नंबर को देने में मैं असमर्थ हूँ। आपसे मैं कहना चाहूँगा, आप मुझसे चाहे इंस्टाग्राम से और चाहे जो है ट्विटर के माध्यम से आप मुझसे डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं। मैं आपके जो भी समस्याएं होंगी उनका निदान करने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग कह रहे थे कि मैं साइंस साइड से हूं, मुझे यह चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। दोस्त, मैं आपको गारंटी देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, तो अगर मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर ना करा दिया तो आप मुझसे कहिएगा। ठीक है यार, इतने आसान से शब्दों में अगर चाहता तो अभी मैं लिख देता स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, ये परिभाषा वगैरह नहीं लिखता, ऐसे ओरल ही बोल देता। लेकिन नहीं, यह चीज आपको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यार कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है। अभी आपका यूपीएसआई का एग्जाम चल रहा है, आप उसमें से देख लीजिएगा, किसी भी शिफ्ट का एग्जाम उठाकर आप पेपर को देखिएगा, अगर वर्णमाला टॉपिक से 2 3 4 क्वेश्चन ना आया हो तो आप मुझसे बताइए। ठीक है, मैं किसी की सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक किसी चीज को देखता नहीं। यार अनुभव है, अनुभव के कारण आज यहां मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूं। चलिए खैर, बात की बात है, बात आती है व्यंजन। व्यंजन को हम हल कहते हैं और स्वर को हम अच कहते हैं। इसके बारे में आप पहले से अवगत हैं, और आज भी मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, हमने व्यंजन के प्रकार से छोड़ा था। भैया, व्यंजन के प्रकार जो हमारे होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला है स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है, और यहाँ आता है अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 है, और लास्ट में आता है उस व्यंजन, और जिनकी संख्या हमारी 4 है। यानी अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन की संख्या क्रमशः 4 4 है। ठीक है, और यही स्पर्श व्यंजन की संख्या जो दी गई है यह 25 मानी जाती है क्या है। ठीक है, अच्छा, अब 25 कैसे होती है, चलिए अब आप परिभाषा के माध्यम से देखिए। यहां हमने पहली परिभाषा लिखा है स्पर्श व्यंजन। आप एक एक परिभाषा को देखते हुए चलेंगे, वीडियो छोटा होगा ये। ठीक है, क्योंकि कंटेंट कम है तो वीडियो जाहिर सी बात है कि छोटा होगा, लेकिन दोस्त भागिएगा मत, यह मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि जब आप इस चीज़ के बारे में कभी पढ़े नहीं रहते हैं, तो थोड़ी सी अपने आप को असहजता महसूस होती है, यार क्या पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त, ऐसी बात नहीं है, बिना पढ़े तो आपका कल्याण नहीं है। अगर आप डीएलएड, बीटीसी, बीएड में एडमिशन ले लिए हैं, तो बिना वर्णमाला के आपका उद्धार नहीं होगा। ठीक है, वर्णमाला आपको पढ़ना है तो पढ़ना है यार। वर्णमाला से आपकी संधि बनी है, और देखा जाए संधि हुआ, समास हुआ, सारी चीजें वर्णमाला से। भैया, जब हमारी जड़िए कमजोर होगी तो पुलिया कहाँ तक
जबर होगी? नहीं होगी। इसलिए आप वर्णमाला को पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद आगे का जो भी होगा उसी तरह से सीरियल बाय सीरियल लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड होगा। चलिए, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसके नाम से ही यह आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे। है भैया, स्पर्श होता है जो किसी चीज को स्पर्श करे। अब किसे स्पर्श करे? अरे का हमारे हथवा को नहीं, हाथ को नहीं। हमने लिखा है बोलते समय जिह्वा, जो हमारी जीभ है वह मुख के किसी न किसी भाग को जब स्पर्श करती है तो वही हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दोस्त, आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर 25 है तो इस 25 में हम 5 वर्गों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन हमारा होता है उसे हम 5 वर्गों में डिवाइड करते हैं, जो कि पहला वर्ग है, यहां आप देखेंगे, पहला है क वर्ग, दूसरा है च, ट, त और प। इन 5 वर्गों में अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो इनकी संख्या हमारी हो जाती है 25। अब कैसे होती है इस चीज को आप देखिए। देखिए, क वर्ग के अंतर्गत हमारा क, ख, ग, घ, अंगा आ गया, और च वर्ग के अंतर्गत हमारा आ गया च, छ, ज, झ, ञ आ गया, और ट वर्ग के अंतर्गत हमारा आ गया ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, और प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, 25 वर्ड हुए कि नहीं हुए? यही चीज हमने कहा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर देखा जाए तो दोस्त यह होती है 25। अब 25 तो होती है, हमने एक कॉलम में इन 5 वर्ड को, स्पर्श व्यंजन के जो लास्ट वाले व्यंजन वर्ड होते हैं, इनको हमने एक कॉलम में बंद किया है। क्यों? क्योंकि यमंगणना नाम नासिका अगर देखा जाए, जो ये वर्ग के जो 5वां अक्षर होता है या पंचम अक्षर होता है, वह हमारे नासिक के व्यंजन के तहत आते हैं। आपसे पूछा जाए कि नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 5 है। कौन कौन से? अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, न हो गया, मा हो गया। ठीक, यह व्यंजन जो होते हैं यह नासिक के व्यंजन यानी नाक से बोले जाते हैं, इसलिए हम इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। नासिक के व्यंजन के अंतर्गत अंगा, इया, ड़, न, म। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, और 25 को हम 5 वर्ग में डिवाइड करते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या। अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे भैया 25 होती है। ठीक, आप बताएंगे 25 होती है। फिर पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन को हम कितने वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं? तो आप बताएंगे हम 5 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। फिर पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजनों में जो है, अगर स्पर्श व्यंजनों का अगर सभी वर्ग के 5वें अक्षर को हम क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 5वें अक्षर को हम नासिक के व्यंजन कहेंगे, यानी कि 5वां अक्षर जो होता है वह नाक से बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, अब बात आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम किसे कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आप सुनेंगे जिन वर्णों का, देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थान, ठीक, स्थान 2 बार हो गया, उच्चारण स्थान को आंशिक रूप से स्पर्श करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, आंशिक मीन्स होता है कम। ठीक है, जो हमारा देखिए अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ला, वा आते हैं। अब आप खुद बोल के देख सकते हैं कि य, र, ला, वा को हम बोलते समय हमारी जिह्वा किन किन स्थानों को टच करती है और कैसे टच करती है। ठीक है, आप खुद समझ जाएंगे कि अंतस्थ व्यंजन हम किसे कहेंगे। परिभाषा आप फिर से देखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान को आंशिक रूप से स्पर्श करे, यानी उच्चारण स्थान को जो है कहां कहां स्पर्श करे, वही हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यहां स्पर्श लिखा है तो आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि यह स्पर्श व्यंजन जो है स्पर्श करते हैं तो यहाँ य, र, लावा जो है नहीं होगा, यहाँ स्पर्श, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, अब आपके सामने बात आती है, देखिए तीसरे नंबर पर हमने लिखा है भैया कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। आपसे यह 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
पहला हम ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे, दूसरा पूछा जा सकता है कि हम संघर्षी व्यंजन किसे कहेंगे। बिंदियां यहाँ छोटी लगी हैं, आप बड़ी बड़ी कीजिएगा, ठीक है। ऊष्म व्यंजन हम किसे कहेंगे या संघर्षी व्यंजन किसे कहेंगे, यह दोनों का सेंस एक ही है, चाहे कान इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़ेंगे तो कान ही, ठीक है। यह कहा जा सकता है कि ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन दोनों एक हैं, कहा क्या जा सकता है भी। चलिए बात आती है कि इनको हम किस तरह से कहेंगे। देखिए इनके उच्चारण में हवा रगड़ खाने से, मुख से गर्मी, हवा के रगड़ खाने से जब हम बोलेंगे, जब इनका उच्चारण हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन का उच्चारण जब हम करेंगे तो हमारे मुख से रगड़ उत्पन्न होगी और उस रगड़ से उष्मा उत्पन्न होती है, वही हमारे संघर्षी व्यंजन या उष्मा जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि ऊष्म व्यंजन होते कितने हैं, तो दोस्त ऊष्म व्यंजन जो हमारे होते हैं भैया वह 4 होते हैं, ठीक है। तीनों सकार हुआ और हमारा ह हुआ, ठीक है, स और ह। अब ये एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो स है इसे हम तालव्य स कहते हैं, इस स को हम मूर्धन्य स और इस स को दंती स, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, यह सीधे तौर पर इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चे इधर का उधर और उधर का इधर कर देते हैं, ठीक है, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। हमने पहले भी बताया था और आज भी इस चीज को दोबारा बता रहा हूं। चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है, देखिए यहां कि घोष और सघोष, हमने यहां बताया ऊष्म और संघर्षी दोनों एक ही नाम है, उसी प्रकार से यहां घोष और सघोष इनका भी एक ही नाम है। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि घोष वर्ण किसे कहेंगे, इस तरह से पूछा जा सकता है कि सघोष वर्ण हम किसे कहेंगे, ठीक है। चलिए इनका परिभाषा आप देखेंगे, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न होती है। भैया आप वाइब्रेशन जानते होंगे, ठीक है। गूंज या कंपन मीन्स होता है जैसे आप अभी य रा ला हुआ, या रा ला वा और हा हुआ, ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह आपने 345 क्या लिख दिया है, ठीक है। 345 क्या लिखा है हम नहीं समझ पा रहे हैं, दोस्त आप समझ रहे हैं, सुनिएगा। 345 हमने यह चीज लिखा है, इसका एग्जाम्पल है, यानी कहने का मतलब है यह हमारी ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, आपने अगर इस चीज का ज्ञान हो गया है, इन 5 वर्गों का ज्ञान हो गया है, तभी आपको घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण समझ में आएगा, नहीं तो आप इस चीज को भूल जाएंगे। पहले सुनेंगे 345 हमारा क्या है दोस्त, हर वर्ग का पहला वर्ग का हुआ च ट त प, ठीक है, ये हमारे 5 वर्ग हुए। 5 वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, यानी कहा जाए आपसे यह हमारा, देखिए तीसरा चौथा पांचवा यही हमारे घोष वर्ण या सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ग घ अंगा, ठीक है, ग घ अंगा। और देखा जाए ज झ इया, ड ढ अड़ा, द ध न, ब भ म, ये जितने वर्ण आते हैं, यानी भैया तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, घोष या सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्त, अगर नहीं भी आ रहे हैं तब भी आप मुझसे बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, और जब तक आपको नहीं आएगा मैं तब तक बताऊंगा। मुझे बताने में आपत्तियां नहीं होंगी, लेकिन आप बताने में मत शर्माइएगा कि हाँ मुझे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नहीं आया तब भी आप बताइएगा, आ गया है तब तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए अब बात आती है कि अघोष वर्ण हम किसे कहेंगे। फिर यहां हमने 12 लिख दिया है, जिस प्रकार से यहां आपने ट्रिक लगाया है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वही चीज यहां भी लगाना है भैया। आपने क ख च छ ट ठ त थ इन दोनों वर्ण को छोड़ रखा है, यानी पहला और दूसरा वर्ण आपने छोड़ा है, तो वही तो कहा जा रहा है पहला दूसरा वर्ण। पहला दूसरा वर्ण सुनेंगे, इनमें गूंज या कंपन नहीं उत्पन्न होता है। या भैया क और ख, का और ख में का कोई गूंज उत्पन्न हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। का और ख हम तो एकदम साधारण तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन अगर यही देखा जाए ग घ अंगा, ज झ इया, ड ढ अड़ा, इन सभी में गूंज उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही, आप कहेंगे हो रही है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि अघोष वर्ण जो हमारे होंगे इनका ट्रिक है 12, आप इनको 345 याद करेंगे, यार अलावा हग याद करेंगे और ये 12 याद करेंगे। 12 का सेंस होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, और ये तीनों सकार होते हैं,
ठीक है, स और स, इस ह को आप मत मिलाइएगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इनके अंतर्गत हमारा क आएगा, ख आएगा, च आएगा, ट, च छ ट ठ, एक आप लिखेंगे क ख च छ, इसी तरह से आप लिख डालेंगे कहां तक, प और फ तक। ठीक है, यानी कि जो है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आपका अघोष वर्ण आय होता है। ठीक है, अब बात आती है कि अल्प प्राण हम किसे कहेंगे। है भैया, अल्प प्राण के मीन्स से आप समझ रहे होंगे कि अल्प मीन्स छोटा होता है। ठीक है, अल्प मीन्स छोटा और प्राण मीन्स प्राणवायु होती है, यानी कहने का मतलब इनके उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती है। जब आप अल्प प्राण के वाक्यों को बोलेंगे तो बोलते समय वायु हमारे मुखार बिंदु से बहुत कम निकलती है। ठीक है, अब कहने का मतलब यहां भी हमने 135 लिखा है और यार अलावा लिखा है, इन्हीं चीज को आप ध्यान देंगे। हालांकि पूछा तो ये भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज बहुत कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि यह देखिए सब में है यार अलावा, तीनों सकार, यार अलावा, फिर यहाँ तीनों सकार, इसीलिए मैं कह रहा हूं इन सभी को आप ध्यान देंगे, इस चीज तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 135 मतलब क्या होगा, 135 मीन्स आपका होगा कि भैया पहला वर्ड, यानी देखिए यहां लिखेंगे क ख ग घ अंगा। देखिए ये क वर्ग का हुआ कि नहीं हुआ। अब क वर्ग के अंतर्गत ये हमारा पहला वर्ड हुआ, तीसरा वर्ड हुआ और पांचवा वर्ड हुआ। यही आपसे कहा जा रहा है कि क ग अंगा। ठीक है, ये कौन सा व्यंजन है, अल्प प्राण। अब इनको आप जरा सा बोल के देखिए कि वायु ढेर निकल रही है कि कम निकल रही है। आप कहेंगे कि ये जो बोल रहे हैं हम क वर्ग, क और ग और अंगा बोल रहे हैं, इनको बोलने के लिए हम जल्दी से बोल दे रहे हैं, और जब जल्दी से बोलेंगे तब जाहिर सी बात है कि आपकी जो सांस होगी वह कम निकलेगी। तो यही कहा जा रहा है कि किसी वर्ड को अगर हम बोलते हैं, अगर वायु कम निकलती है तो वह वर्ड हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब फिर यही लिख दीजिए च छ ज झ य। अब देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, ऐसे ऐसे पांचों वर्ग को आप लिखते हुए चले जाएंगे, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, फिर पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, मीन्स 135 आप रट लीजिएगा। ठीक है यार, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये जान लीजिएगा। अब बात आता है लास्ट में भैया महाप्राण। अब महा मीन्स जब अल्प मीन्स कम तो महा मीन्स ज्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इनके उच्चारण में हमारे मुख से ज्यादा वायु निकलती हैं, तो यही हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां 12 हमने लिखा है, 12 नहीं होगा, यहां होगा दोस्त 24 होगा, 24। ठीक, 24 होगा, सही से लिखिए 24। अब ये 24 कैसे होगा, अरे भैया जब 135 निकल ही गया है तो 24 छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, एक के बाद 2 छूटा है और 3 के बाद 4 छूटा है। ठीक है, तो यही हमने कहा है आपसे कि अब इसको आप मिटा दीजिए। देखिए यहां एग्जाम्पल के रूप में देखिए ये इरेज हो गया। हमने कहा आपसे महाप्राण, यह हमारा दूसरा वर्ड और कौन सा, और चौथा वर्ड। ठीक, 1 2 3 4, हाँ दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड, यानी कहने का मतलब यह है कि महाप्राण को हम जब बोलते हैं तो महा मीन्स ज्यादा होता है। कहने का मतलब यह है कि इन्हें बोलते समय हमारे मुख से ज्यादा वायु निकलती है, इसलिए हम इन्हें महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं। यानी 24 जो हमारा होगा यह महाप्राण के अंतर्गत आता है। कहा जाए 24 के अंतर्गत हमारा ख आता है और घ आता है, छ आता है और झ आता है। यहाँ देखेंगे जो है 24 ठ आता है और ढ आता है, थ आता है, ध और फ आता है, भ आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। और यहाँ एक चीज भूल गए, यहाँ आप देख लीजिए तीनों शकार और हा होते हैं, इन सभी में कंफ्यूजन बहुत होता है। दोस्त आपको न समझ में आया है तो फिर से आप बताइएगा, मैं इसे फिर से बताने का प्रयास करूंगा और अच्छे से अच्छे शब्दों में। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक आप अवश्य दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह से धीरे धीरे करके आपके सारे सिलेबस को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। फिर थैंक्स, धन्यवाद।